हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है इसका विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वृद्धि और विकास को हमने समझा, उसको पढ़ने का और उसको समझने का क्या महत्व है। तो सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं, जब हम एक घर का निर्माण करते हैं तो उसकी नींव पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि कैसे उस घर की नींव होगी और उसके आगे की संरचना किस प्रकार से होगी, वह बाद में निर्धारित होता है। लेकिन सर्वप्रथम उसकी नींव पर ध्यान दिया जाता है कि वह मजबूत हो और वह पूरे घर को क्या करता है, आकार या फिर एक स्वरूप प्रदान करता है। इसी प्रकार से विकास और वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस पर विकास होता है या फिर वृद्धि होती है, वह किस प्रकार से होती है, यह शिक्षक के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि वह भी अगर इन स्तरों को जानता है, इनका ज्ञान उसे होगा, तो वह क्या कर पाएगा, बालक के जीवन की एक अच्छी नींव वह रख पाएगा। क्योंकि बालक के जो प्रारंभिक जीवन है, वहाँ पर हम जो विकास की जो अलग अलग प्रकार के विकास हैं, मानसिक विकास या फिर सामाजिक विकास या फिर शारीरिक विकास या फिर नैतिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास या फिर भाषाई विकास, ये सभी जो विकास के जो हमारे स्तर हैं, इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं प्रारंभिक स्तर से हो जाती है। अर्थात अर्ली चाइल्डहुड पे या इन्फेंसी में या फिर लेटेड चाइल्डहुड में इनका क्या होता है, विकास हो जाता है। सभी जो प्रकार के विकास हैं, उनका विकास की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, उसके प्रारंभिक अवस्था से हो जाती है। तो अगर शिक्षक को इनकी भली भांति ज्ञान होगा, तो वह क्या कर पाएगा, उसके विकास की दिशा को सही तरह से निर्देशित कर पाएगा। तो जो प्रारंभिक अवस्था में जो विकास हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, आसानी से उसमें परिवर्तन या मॉडिफिकेशन हमें करना हो तो हम उसमें आसानी से कर सकते हैं, उसके विकास को सही से हम दिशा दे सकते हैं। जबकि जो बाद की अवस्थाओं में है, जो विकास अगर हो जाता है, एक बार उसको गति मिल जाती है और एक बार दिशा मिल जाती है, तो विकास को बाद में अगर किसी प्रकार का अगर जो गलत प्रकार से अगर उसका विकास हो रहा है, किसी गलत दिशा में उसका विकास हो रहा है, तो उसमें परिवर्तन करना क्या हो जाता है, शिक्षक के लिए कठिन हो जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में हम विकास को क्या कर सकते हैं, एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए विकास और वृद्धि को समझना शिक्षक के लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई समस्या विकास की अवस्थाओं में आ रही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से शिक्षक उसका क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। जो समस्या हमारी जितने लंबे समय के लिए आगे बढ़ेगी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर बाद में हम उसका समाधान करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसी प्रकार हमने आपको बताया था, अगर अभिवृद्धि या फिर जो मॉरल डेवलपमेंट है, इसमें जो इसका जो हम विकास करते हैं बच्चों में, वो कहीं ना कहीं प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाता है, इसका विकास हो जाता है। और जिस प्रकार से बच्चे बढ़ते जाते हैं, उनका विकास और वृद्धि होती जाती है, तो उनके जो मॉरल है या फिर उनके जो इंटरेस्ट हैं या फिर जो उनके एटीट्यूड है, उसमें क्या हो जाती है, दृढ़ता आ जाती है। फिर उनको परिवर्तित करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो उसको विकास को सही दिशा देने के लिए, सही गति प्रदान करने के लिए विकास के अवस्थाओं का ज्ञान होना शिक्षक के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको हमने कंपेयर किया था कि जिस प्रकार से एक घर के नींव की बहुत महत्वता है, उसी प्रकार से बालक के जीवन को सही दिशा में उसका विकास करने के लिए विकास और वृद्धि का ज्ञान होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हमने कुछ बिंदुओं में समझा है कि कैसे वृद्धि और विकास क्या है, शिक्षक के लिए या फिर माता पिता के लिए या सिर्फ जो बालक है उसके लिए जानना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं के शील गुणों का ज्ञान, इससे क्या होता है, वृद्धि और विकास को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के शील गुण, जो कि क्वालिटीज या विशेषताएं हम इनको कह सकते हैं, कि कौन सी विकासात्मक अवस्था में किस प्रकार के शील गुण बालक में देखे जाते हैं, क्वालिटीज बालक में देखी जाती हैं या विशेषताएं बालक में देखी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बालक का विकास करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जो अलग अलग स्टेजेस हैं, उनके अपने अलग अलग क्या हैं, शील गुण हैं। तो जब हम विकास और वृद्धि को पढ़ते हैं, तो हमें इनका क्या होता है, ज्ञान होता है, और उसके आधार पर हम बच्चे को क्या करते हैं, उसके विकास को एक रास्ता प्रदान करते हैं, एक राह उसे दिखाते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर नियंत्रण। वृद्धि और विकास को बहुत सारे कारक जो हैं क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जब हमें इनका ज्ञान होता है, तो हम इन्हें
जिस हद तक शिक्षक का प्रयास हो सकता है वो इनको नियंत्रित करता है, और वो इन्हें क्या कर सकता है, एक प्रेरक बल के रूप में भी यूज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। तो वो इन सभी, इससे क्या होगा कि जब हम विकास और वृद्धि को पढ़ते हैं तो इसके विभिन्न विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का भी हमें ज्ञान होता है, और हम इनको क्या करते हैं, इन्हें भी बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं वो क्या हो, सहायक हो, इसके लिए हम कार्य करते हैं। और जो उसके विकास में सहायक नहीं है उन्हें हम नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो यह इसलिए शिक्षक के लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। बालक का निर्देशन और परामर्श में सहायक, तो इससे क्या होगा कि हम बालक को भी निर्देशित कर सकते हैं, माता पिता को भी हम इसमें निर्देशित कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने बच्चे का पालन पोषण करें, किन बातों का वो ध्यान रखें, जिस प्रकार की उनकी जो विकासात्मक अवस्था है उसमें किन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती है ना। हर स्तर पर बच्चे को एक अलग प्रकार की आवश्यकता होती है, ये हम विभिन्न विकासात्मक स्तर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि किन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती है और किन चीज़ों से उन्हें उस विकासात्मक स्तर में दूर रखना होता है। तो इसके आधार पर हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, निर्देशित भी कर सकते हैं और उनका परामर्श कर सकते हैं। तो वृद्धि और विकास का ज्ञान होना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बच्चों को या फिर उसके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें क्या कर पाएँ, अच्छे से निर्देशित कर पाएँ, या फिर स्वयं शिक्षक स्वयं को भी अच्छे से किस प्रकार से उसे उसके विकास के मार्ग में सहायक बनना है वो खुद को भी क्या कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हमें होता है। जब हम विकास और वृद्धि को पढ़ते हैं तो हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में भी जानते हैं, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उनके विकास और वृद्धि में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। बालक की विकासात्मक अवस्था की सीमा का ज्ञान। एक बालक की जो विकासात्मक अवस्था है उसके अंतर्गत एक सीमा भी होती है कि किस स्तर तक उसका विकास, एक जो विकासात्मक अवस्था है वहाँ पर होगा। जो छोटे बच्चे हैं उनमें जैसे कि हम देखते हैं कि उनमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में उनको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके फिजिकल डेवलपमेंट पे हम ध्यान दें, उनके खान पान पे ध्यान दें, उनके न्यूट्रिशंस पे ध्यान दें। तो इसकी सीमा, तो जो प्रारंभिक अवस्था है उसकी सीमा क्या है, कितना बच्चे उस वक्त सीखते हैं, तो इसका भी हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। जब हम उनके शील गुणों को जानते हैं तो उस आधार पर ही हम उनको क्या करते हैं, उनकी विकासात्मक अवस्था में उसकी सीमा का भी हमें क्या होता है, ज्ञान होता है कि किस सीमा तक हम बालक की का विकास या फिर वृद्धि हो सकती है, कितना उसकी हाइट होगी, कितनी उसका वेट होना चाहिए, एक विकासात्मक स्तरों पर कितना उसका वेट होना चाहिए, तो इसका भी हमें क्या होता है, ज्ञान हो रहा है। उसी प्रकार से हम उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। समस्याग्रस्त बालकों के कारणों को समझने में सहायक, जो वृद्धि और विकास है इसको जब हम समझते हैं तो किसी प्रकार का अगर समस्याग्रस्त बालक है तो उसकी समस्याओं को भी हम क्या करते हैं, समझते हैं, और उसके कारणों को भी हम क्या कर पाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसके डिफरेंट जो कारक हैं उनको हम देखते हैं कि कौन से कारक उससे प्रभावित कर रहे हैं, या फिर किसी और प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इन विभिन्न कारणों को भी हम क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं जब हम वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को पढ़ते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक के शिक्षण कार्य में सहायक और पूर्व योजना के निर्माण में सहायक। जब हम बालक की विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं के बारे में जानते हैं तो शिक्षक अपने कार्य, जो उसका शिक्षण कार्य है उसको भी क्या कर सकता है, आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे कौन कौन सी गतिविधियों को अपने शिक्षण कार्य में सम्मिलित करना है, किस एज स्तर का जो बच्चा है, एज लेवल का जो बच्चा है वह उसकी कितनी सीखने की कैपेबिलिटी है, कितना उसका फिजिकल, जो अगर हम ये कहें फिजिकल परफॉर्मेंस वो कितना कर सकता है, कितना उसका मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है, इसके आधार पर हम उसके क्या करते हैं, टीचर को यह क्या करता है, शिक्षण कार्य में भी सहायता करता है। इसी प्रकार शिक्षक उस आधार पर अपने शिक्षण की पूर्व योजना भी तैयार कर सकता है। उसके स्तर के आधार पर, बालकों के विकासात्मक स्तर के आधार पर वो क्या करता है, अपने शिक्षण की जो है पूरी योजना बनाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है माता पिता का उचित निर्देशन में सहायक तथा पालन पोषण और संरक्षण में, किस प्रकार से बालक की केयर करनी है, किस प्रकार से उसका संरक्षण करना है, किस प्रकार से उसका पालन पोषण करना है, क्या खाने पीने में उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, यह भी हम क्या करते हैं, माता पिता को भी शिक्षक क्या कर सकता है, दिशा निर्देशित करता है। या माता पिता भी, जब हम विकासात्मक अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं तो माता पिता को भी इस चीज़ की जानकारी होती है कि
किस प्रकार से उन्हें अपने बच्चों के पालन पोषण में ध्यान रखा, जिससे कि उसकी विकास को एक सही, एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील, जो हम कहते हैं कि विकास क्या है, एक प्रगतिशील वे में होता रहता है, तो उसको भी माता पिता उसको प्रगतिशील रूप में आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, खुद को, माता पिता को अभी क्या कर सकते हैं, निर्देशन इससे होगा कि किस प्रकार से उन्हें पालन पोषण, किन चीज़ों को उनको बालकों को दूर रखना है, किन चीज़ों से उन्हें, किन चीज़ों के लिए उन्हें अधिक से अधिक प्रेरित करना है। तो इसका ज्ञान भी माता पिता को क्या होगा, जब हम क्या करते हैं, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका हमें ज्ञान होता है। समस्याओं के शीघ्र समाधान में सहायक, जब हमें वृद्धि और विकास के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान होगा कि जो मानसिक विकास है किस प्रकार से हो रहा है, या सामाजिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, या फिर भाषाई विकास किस प्रकार से हो रहा है, तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनके डेवलपमेंट पे अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उस समस्या को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो प्रारंभिक अवस्था है वहाँ पर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम बच्चे में डेवलप हो रही है, किसी प्रकार की समस्या से वो ग्रस्त हो रहा है, तो वह समस्या जब लंबे समय तक चलते जाती है, तो उसका समाधान करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो हमें उन समस्याओं का ज्ञान हो पाता है कि किस किस प्रकार की परेशानियां बच्चों को इस अवस्था में होती हैं, और इन समस्याओं को किस प्रकार से हम आसानी से समाधान इनका कर सकते हैं, यह भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। विभिन्न प्रकार की विद्यालय गतिविधियों का नियोजन में सहायक, और किस प्रकार की विद्यालय में एक्टिविटीज़ को रखना है, कौन सी गतिविधि बालक के विकास में सहायक होंगी, और किस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनमें हमें बच्चों को इन्वॉल्व रखना है, इसका भी हमें क्या होता है, इससे ज्ञान होता है। तो जो वृद्धि और विकास है, यह हमें विभिन्न प्रकार से जो विद्यालय गतिविधियां हैं उनको तैयार करने के लिए भी, उनका नियोजन करने में भी हमें क्या करती है, सहायता करती है। तो ये सभी हमारे क्या है, विकासात्मक जो अवस्थाएं हैं बालक की, उनका हमें क्या होता है, जब हम विकासात्मक अवस्थाओं को, वृद्धि और विकास को पढ़ते हैं, तो हमें इनका क्या होता है, आसानी से ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने से हम क्या कर सकते हैं, बालक का एक प्रगतिपूर्ण यानी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ये करने के लिए ये क्या होता है, शिक्षक के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें जब उसे समझ आ जाती हैं, तो वो आसानी से भी किसी भी समस्या को समाधान कर सकता है, और उन्हें एक प्रगतिपूर्ण दिशा में उसके विकास को लेके जा सकता है। वह उसके व्यवहार को सकारात्मक परिवर्तन को ला सकता है। जो व्यवहार है उसमें क्या ला पाता है, सकारात्मक परिवर्तन। किसी प्रकार के गलत व्यवहार की तरफ न मुड़ते हुए बच्चे को एक सकारात्मक दिशा में वृद्धि और विकास का ज्ञान होने से हम उसको क्या करते हैं, एक सकारात्मक दिशा में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार जिससे बालक की वृद्धि और विकास जो है वो क्या होगा, प्रभावपूर्ण तरीके से होगा। प्रभावी तरीके से उसका विकास करने के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना क्या है, शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। वह उसकी शिक्षा को भी निर्देशित कर रहा है, शिक्षण कार्य को भी निर्देशित कर रहा है, माता पिता को निर्देशित कर रहा है, समस्याओं का शीघ्र समाधान कर पाता है जब हमें वृद्धि और विकास का ज्ञान होता है। तो इन विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत हमने समझा कि जो विकास और वृद्धि है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। तो इन सभी अवस्थाओं को, इन सभी बातों को हम क्या करते हैं, जान पाते हैं वृद्धि और विकास के अंतर्गत। तो संक्षिप्त में हमने इन सभी बिंदुओं को समझा कि जो विकास और वृद्धि में किस प्रकार से ये क्या है, सहायक हैं। तो आज के लिए इस जो वीडियो में हम इतना ही करेंगे। Thank you, students.